जब आपने ये ड्रीम देखा कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में काम करना है, राइट तो उस वक्त बेसिकली आपने इस इंडस्ट्री में पहला कदम किस तरीके से रखा? started approaching actually photographers from the Facebook. एक एक्टर को या फिर एक एक्ट्रेस को अपना नेटवर्किंग किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? Read books, that is also a big meditation. Drawing करो, जो कुछ भी आर्ट के रिलेटेड अगर तुम फोकस कर रहे हो ना, that is also a big meditation. People don't know about it. सो आजकल ऐसे कौन से मिसकंसेप्शंस है जो कि एक्ट्रेस को फेस करने पड़ते हैं? अगर आप गुड लुकिंग है तो आपको काम मिल गया. That is a big misconception, I would say. ग्रुपिज्म है, अगर पॉलिटिक्स है, तो उस चीज को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं? करेक्ट. अब काम ही ऐसे करो, क्या फेवरेट, अल्टीमेटली आपको ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, आपका काम ही बोलता है. तो ऐसे कौन से रोल है क्या जो आपको ऑफर हुए थे और आपने रिजेक्ट कर दिए, नहीं ये मुझे नहीं करना? आजकल जो कंटेंट चल रहा है वो बहुत बोल्ड इसमें जा रहा है, तो मैं अगर ये सब करने लगूंगी तो मेरा जो कैटेगरी है वो फिर उसी डायरेक्शन में जाएगा. तो इसीलिए मैं खुद को बचा के रखती हूँ. कई सारे कैरेक्टर्स रोल्स जो है आपने प्ले किए आज जी. तक, आपके इमोशनली कनेक्टेड या फिर आपके दिल के करीब ऐसा कौन सा रोल है जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो? हेलो एवरीवन, मैं अजिंक्य भावे इनविंसिबल सोल्स के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं. आपने योगा का नाम सुना है? कोई योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं. आपने मॉडलिंग का भी नाम सुना होगा. कई सारे लड़कियों का ड्रीम रहता है कि मुझे मॉडलिंग में करियर करना है. कई सारे लड़कियों का हम लोग ड्रीम देखते हैं कि उनको एक्टिंग में करियर करना है. बट क्या एक ऐसी पर्सनैलिटी से आप मिलना चाहोगे कि जो योगा इंस्ट्रक्टर भी है, मॉडलिंग में भी जिन्होंने काम किया है, और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में एक्टिंग ना करते हुए मराठी फिल्म इंडस्ट्री हो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो या तेलुगु इंडस्ट्री हो, उनमें भी उन्होंने काम किया है. सो आज हम लोग हमारे शो पे इनवाइट कर रहे हैं पलक गंगेले इनको, जो कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी. सो पलक, वेलकम टू आवर शो. आई होप कि आज का जो हमारा कन्वर्सेशन होगा वो लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और काफ़ी सारी चीज़ें उनको इसमें से सीखने को मिलेंगी. पलक, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा. जैसे कि मैंने देखा था कि आपका करियर जो है, जिसको हम लोग करियर ग्राफ कहते हैं, मॉडलिंग से लेके एक्टिंग तक, ये काफ़ी इंस्पायरिंग रहा था. तो आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हो कि आपका ये जर्नी आपने किस तरीके से शुरू किया था और क्या क्या आपके अपकमिंग ड्रीम्स है? Okay, so basically I started with modeling, as you also mentioned, and then after that I started with acting career. But my main motto is acting, and now I am into full-time acting. Correct. So basically how I started, बचपन में बहुत ऐसे बच्चों को कुछ ना कुछ माँ बाप से सीख आती है या बोला जाता है या पूछते हैं उनको. तो मुझे एक्चुअली कभी पूछा नहीं गया. मतलब अच्छा. उन्होंने डायरेक्टली ऐसा था, तुझे जो बनना है बन, हम तुझ पे कोई फोर्स नहीं डालेंगे. सो आई वॉज बींग वेरी आई हैड अ वेरी पॉजिटिव साइड अबाउट माई पेरेंट्स, एंड आई वॉज बींग वेरी फॉर्चुनेट अबाउट माई पेरेंट्स कि दे सपोर्टेड मी अ लॉट. एंड उसका एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ, दैट हाउ आई स्टार्टेड माई मॉडलिंग करियर. सो बेसिकली FTV आता था पहले, जो फैशन हम देखते थे. Right. और वैसे जो मॉडल्स चल के आते थे, हम वॉक करते थे. बचपन में हमने सबने वो एक्सपीरियंस किया है. सो मैं जब छोटी थी स्कूल के टाइम पे, तो आई स्टार्टेड वॉचिंग दैट. तो मेरी मॉम थोड़ा मेरे को चिल्लाती थी ये क्या देखते रहती है तू, क्यों देख रही है. तो थोड़ा चैनल चेंज करती थी. और फिर मैं बहुत मस्तीखोर हूँ बचपन से. अच्छा. तो मैं ऐसे मैं उसका नहीं सुनती थी, तो मैं वो बार बार वही चैनल लगा देती थी. और फिर मैं उनको देखती थी कि आई वॉज सो क्यूरियस, एंड आई एम वेरी क्यूरियस पर्सनैलिटी. तो मैं ऐसे देखती थी ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये जो चल रहा है चल क्यों रहा है ये लोग. तो फिर मुझे मम्मा ने समझाया कि उनका जो कपड़े रहते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो. करेक्ट. एंड देन वो, लेकिन बेटा वो तेरे काम का नहीं है, अभी तो स्कूल में है करके. लेकिन that's how I started, that's how I got motivated by seeing fashion TV, and that's how it clicked me कि I should start and go into modeling career. एंड देन जैसे ही मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया, माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी एंड आई स्टार्टेड विद माय मॉडलिंग करियर. एंड देन एक्टिंग का जो ग्राफ है वो मेरा स्टार्ट हो गया.
हम लोग बोलते हैं ना कि किसी भी फील्ड में अगर आप एंटर करना चाहते हो तो आपकी शुरुआत जो है वो अच्छे से होनी चाहिए। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने ये ड्रीम देखा कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में काम करना है, राइट। तो उस वक्त बेसिकली आपने इस इंडस्ट्री में पहला कदम किस तरीके से रखा, उसके बारे में थोड़ा आप कुछ बताएंगी तो फिर बेहतर रहेगा। ओके, पहला कदम आई स्टार्टेड विद डूइंग फोटो शूट्स बेसिकली। सो जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, जैसे मैं मॉडलिंग पहले से करना चाहती थी, तो मुझे एक्चुअली कोई गाइडेंस नहीं था पहले। Correct. आजकल बहुत ज़्यादा गाइडेंस आता है, बहुत इजी हो गया। कोर्सेस भी है उसके रिगार्डिंग। एग्जैक्टली, कोर्सेज भी है, उस पे भी हम आएंगे। तो बहुत ज़्यादा इजी होने के कारण इट इज़ वेरी मच लाइक लोग अपॉर्चुनिस्ट बन रहे हैं। लेकिन मेरे वक्त पे ऐसा था कि मैं रिसर्च करती थी कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए। सो आई स्टार्टेड विद डूइंग फ़ोटो शूट्स। और फोटो शूट्स मैंने कभी भी पोर्टफोलियो शूट जिंदगी में नहीं करवाया। आई स्टार्टेड अप्रोचिंग एक्चुअली फोटोग्राफर्स फ्रॉम द फेसबुक। अच्छा। उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था। करेक्ट। जिस टाइम पे मैंने मॉडलिंग की शुरुआत की थी, और फिर फेसबुक पे हमारी बातें होती थी, और फिर मैं बहुत सारे अच्छे फोटो शूट्स मैंने कर लिए। एंड दैट्स हाउ फोटोग्राफर ऑल्सो स्टार्टेड अप्रोचिंग मी फॉर द फोटो शूट। करेक्ट, उनको भी उनका पोर्टफोलियो बेहतर बन जाता बनाना है। होता है। करेक्ट। सो वैसे मेरा धीरे धीरे मेरा पोर्टफोलियो बनते गया। फोटोशूट मैंने इतने कर लिए कि मेरा जो प्रोफाइल है वो मार्केट में स्प्रेड हो गया। Correct. सो मैंने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, इंस्टेड ऑफ पेइंग लैक्स एंड इन लॉट ऑफ अमाउंट। सो आई स्टार्टेड विद रिसर्चिंग विद फोटोग्राफर्स कि कौन अच्छे हैं। आई जस्ट स्टार्टेड बीइंग पिकी अबाउट इट एंड आई स्टार्टेड माय फोटोशूट। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया, जब आजकल हम लोग काफी सारा ट्रेंड देखते हैं कि सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपने उस वक्त वो सही से इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली। उस वक्त मैंने जान लिया कि वो फेसबुक का इस्तेमाल इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग लाइक्स एंड वो सब देखने के लिए, मेरे करियर के लिए मैं क्या कर सकती हूँ और इसका यूज मुझे कैसे आ सकता है, जैसे आपने कहा। नॉर्मली जैसे हम लोग मतलब आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहे थे, तब हमें पता चला कि 2012 में आपने इंटर किया इस फील्ड में। करेक्ट। तो 2012 में एक मतलब हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से आके, महाराष्ट्र में पूना में रह के फैशन इंडस्ट्री के ख्वाब देखना, और वो भी मुंबई तक चले जाना, ये ड्रीम जब आपने आपके पेरेंट्स के साथ शेयर किया तो उनका रिएक्शन क्या था? फॉर्चुनेटली उनका रिएक्शन स्टार्टिंग से ही सपोर्टिव रहा है। करेक्ट। लेकिन मेरे पापा का ऐसे कहना था कि बेटा तू एजुकेशन पहले कंप्लीट कर ले, फिर तेरे को जो करना है कर। और जब मम्मा को पता चला था इसके बारे में, जैसे ही मैंने बोला था कि बचपन से ही मैं फैशन टीवी देखती थी, तब से मेरा स्टार्ट हो गया, तो मम्मा का ऐसा रिएक्शन था कि ठीक है तू कर सकती है लेकिन अभी नहीं, क्योंकि जिस टाइम पे, जिस उम्र में तू है, मैं मतलब आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, लाइक आई वॉज इन स्कूल। Correct. And since childhood, I had started seeing that dream of being in glamour industry or model and all that. So मुझे ऐसा क्लिक हुआ था कि मेरा जो अस्तित्व है, मेरी जो इंडिविजुअलिटी है, ये अगर लोगों के सामने आएगी तब मुझे फुलफिलमेंट वाला फीलिंग आएगा। Exactly. तो फिर वो हुआ। और फिर पापा बोलते थे कि तू एजुकेशन कंप्लीट कर ले, एंड फिर मैंने धीरे धीरे एजुकेशन कंप्लीट किया। और फिर कॉलेज के टाइम पे I started doing photo shoot since 2012. Like I started in 2012. जैसे मैंने वो रिसर्च का कहा, वो मैंने 2012 में करना शुरुआत किया। नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग कभी भी एक साइड देखते हैं इंसान का कि चलो ये इंसान ने स्ट्रगल करके ये मुकाम पे अभी पहुंच चुका है, बट हम लोग ये नहीं देखते कि स्ट्रगल फेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। करेक्ट। सो मैं वो भी आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए और जब आपका एक स्ट्रगल फेस चल रहा था, आपको कभी ऐसा लगा क्या कि नहीं अब नहीं हो रहा है मुझसे, अब हमें क्विट करना चाहिए? ऐसे मुझे ज़्यादातर लगा नहीं, बट एक ही बार मुझे ये आया था जब लोग मुझे मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज, ये जो वर्ड था वो नया Exactly. था। तो ये जब
मैं जानकारी नहीं थी मुझे, ऑब्वियसली व्हेन आई वाज न्यू टू द फील्ड, मुझे जानकारी नहीं थी कि इतना लोग पूछते हैं, इतना लोग अप्रोच करते हैं। तो वो कॉम्प्रोमाइज वर्ड सुन सुन के देन आई फेल्ट दैट आई शुड क्विट, and then it is somehow, it is your it is in your hand that how you tackle it. Correct. How you manage people, how you tackle people, how you tackle the mentality of people. And then फिर मैंने खुद को समझाया, मैंने थोड़े अपने लोगों से भी बात की, right. तो मैंने वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है वो आज तक रखा है और फिर वो कायम रहेगा आगे भी। सी हम इस डिस्कशन में से ये भी चीज़ जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को भी, मतलब जो अपकमिंग मॉडल्स रहेंगी या फिर एक्टर्स रहेंगी उनके लिए भी एक मैसेज रहेगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि कॉम्प्रोमाइज, ये एक वर्ड ऐसा है कि जो इंडस्ट्री में, ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत लोगों से सुना जाता है, करेक्ट, बट जिसके बारे में खुल के कोई बात नहीं करना चाहता, राइट। सो आप अपकमिंग जो मॉडल्स आने वाली है या फिर जो एक्टर्स आने वाली है, आप उनको क्या सजेशन दोगे कि किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया जाता है? ओके, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल सजेशन ये रहेगा कि ये जो दिमाग में डाला जाता है कि या जो मेंटालिटी है सोसाइटी की, ग्लैमर इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज के बिना काम होता नहीं है। Correct. सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन Exactly. है। इट इज डिपेंड अपॉन योर टैलेंट, इट इज डिपेंड ऑन हाउ यू टैकल पीपल, इट इज डिपेंड ऑन योर बिहेवियर with people and how you tackle the situation also. So I would suggest the new models to just examine जो सामने वाला इंसान है उसको examine करो। अगर आपको लग रहा है जबरदस्ती तो कोई करता है नहीं, तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, पैर पीछे कर लो। बट मोस्टली ये होता है कि पेरेंट्स स्केप्टिकल होते हैं अपने बच्चों को इसमें, इस फील्ड में एंटर करवाने के पहले। बट मैं ये बच्चों का सपना, आप मतलब जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं, दे विल हेट मी फॉर सेइंग दिस, बट डेफिनेटली मैं पेरेंट्स को भी यही बोलूँगी कि अपने बच्चों का सपना ना मारे। आपके खुद के संस्कारों पे भरोसा रखिए, आपके बच्चों पे भरोसा रखिए, और फिर इस फील्ड में विदाउट दैट भी बहुत सारे काम होते हैं। एग्जैक्टली जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हर एक कॉइन की दो साइड्स होती है। जैसे कुछ बुरे लोग हैं, वैसे ही इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे लोग भी हैं। राइट। उनके कांटेक्ट में आके सही कांटेक्ट्स का इस्तेमाल करके अपने टैलेंट के दम पे आप आगे जा सकते हो। एब्सोल्युटली। इस चीज के बारे में आप न्यू मॉडल्स को क्या सजेस्ट करेंगे? बेसिकली कैसा है कि जैसे आपने बोला कि सिक्के के दो पहलू रहते हैं, अच्छे हैं तो बुरे भी है, बुरे हैं तो अच्छे भी है। तो इसमें मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको मॉडलिंग की शुरुआत करना है तो आप अभी स्टार्टिंग में अपने आप पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मोस्टली कैसा होता है कि पेरेंट्स को ये एक्चुअली मिसकंसेप्शन है, या बच्चों को भी है और पेरेंट्स को भी है, कि माई सन और माई डॉटर इज गुड लुकिंग, दे शुड गो इनटू इंडस्ट्री। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट looks. Correct. It is all about how you present yourself, how you communicate with people and everything. जैसे हमारा जो टॉपिक है कि Talent. लोगों से, हाँ, लोग टैलेंट हो गया, या लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, या जो अच्छे लोग हैं ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस वाइज ही आएगा। Correct. जैसे जैसे आप बात करोगे लोगों से तो डरना नहीं है। बेसिकली बहुत लड़कियां ऐसे डर जाती है कि अरे ये हो गया, फिर इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, तो पेशेंस नाम की जो चीज़ होती है वो खो देते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पेशेंस नहीं खोना है। अगर सामने वाला बोल रहा है, सुनो, छोड़ दो, अब आपको जो करना है वो करो और आगे बढ़ो। मेरा आपसे आगे का सवाल भी इसी से रिलेटेड था कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है उनको रिजेक्शन हैंडल नहीं होता है। एब्सोल्युटली। दे गेट डिप्रेस्ड, इजीली डिप्रेशन में जाते हैं। Right. फेलियर का सामना हो गया Right. तो फिर उनको ऐसे लगने लगता है कि भाई अभी हमें क्विट करना चाहिए। आपने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा था तो स्टार्टिंग में आपको भी कुछ रिजेक्शंस आए होंगे, राइट। उस चीज को आपने कैसे हैंडल किया? इफ आई टॉक अबाउट रिजेक्शन अगर सीनियर आर्टिस्ट भी है मार्केट में उसको भी आते हैं। करेक्ट। आज अभिषेक बच्चन से लेके बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है जो अभिषेक बच्चन इज़ वेरी टैलेंटेड, बट व्हाट माय पॉइंट इज़ कि वो इतना मार्केट में आए नहीं है,
तो वो घर पे नहीं बैठे रहेंगे, राइट। जो लोग ऐसे हैं कि खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन एंड रिजेक्शन वाला फीलिंग, तो मुझे जब रिजेक्शन आता था ऑब्वियसली बुरा लगना, इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी कि बुरा लग रहा है, बट अगर आप उसके बेसिस पर सेल्फ डाउट में आ रहे हो और उसके बेसिस पे अगर आप गिव अप कर रहे हो, तो आपने ये जो करियर चुना है ये उसका अपमान है मेरे हिसाब से। Exactly. तो फिर आप उस करियर के ऊपर भरोसा रखना, अपने आप पे भरोसा रखना, और ये भी विश्वास रखना कि सामने वाला जो रिजेक्ट कर रहा है वो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से कर रहा है। Correct. That does not mean that you don't have that spark, you don't have that talent. उसको कुछ और रिक्वायरमेंट रहेगा। एग्जैक्टली कई बार ऐसे होता है कि कैरेक्टर रिक्वायरमेंट फिट नहीं होता है, बट ये बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग वाली थिंग है कि मैंने तो इतना ऑडिशन अच्छा दिया, मैं तो इतना अच्छा दिखता हूँ या दिखती हूँ, फिर भी मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि इट्स नॉट अबाउट योर लुक्स, it's not about your talent, but it's all about the 360 environment of the industry, also about the requirement which they are having, and if you are not fit you won't get it, if you fit you will get it like this. Exactly. Yeah, so हम लोग जैसे ही बात करते हैं कि ग्लैमर इंडस्ट्री जो है ये बाहर से काफ़ी परफेक्ट दिखती है, right. लाइक हम लोग कोई भी फिल्म देखते हैं या फिर कोई शॉर्ट फिल्म देखते हैं या फिर कोई वेब सीरीज देखते हैं, तो वो देखने के बाद एक चमक धमक और रौनक हमें दिखाई देती है, बट इंडस्ट्री के अंदर कुछ हार्ड रियलिटी भी होती है। Yes. जो मैं चाहूँगा कि आप आने वाली जनरेशन को थोड़ा सा बताएं कि ये हार्ड रियलिटी जो होती है वो किस तरीके से होती है और उसका सामना आप कैसे कर सकते हो। ये बहुत पते की बात बोली आपने कि जैसे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल रहते हैं, इसी चीज़ को लेके स्केप्टिकल रहते हैं कि हमारे बच्चों को डालना है नहीं डालना है मॉडलिंग या एक्टिंग इंडस्ट्री में, बट एज आई एम रिपीटेटिवली सेइंग दैट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड आपके ऊपर वो टैकल करने के ऊपर है। बट मैं यही बोलूँगी कि हार्श रियलिटी यही है कि ज़्यादातर लोग आपको मिलेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ वाले लोग आपको मिलेंगे, और लेकिन यही है कि आपको आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे उसको टैकल करना है। एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ देना है, बट वही चीज़ है कि आप टैकल करो और आगे बढ़ते रहो। 6 साल मॉडलिंग करने के बाद जी, जब आपको रियलाइज हुआ कि ये फील्ड जो है और भी वास्ट है, अब हम लोग आते हैं जैसे कि एक्टिंग के बारे में, राइट। जब आपने फिल्मों में कदम रखना चाहा या फिर उसके बारे में आपने सोचा, तो वो फेस कैसे था? क्योंकि 6 साल सक्सेसफुली एज अ मॉडलिंग करने के बाद सडनली एक्टिंग में स्विच करना, वो स्टेप कैसे लिया आपने? सो बेसिकली ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है एक्चुअली, व्हेनेवर पीपल आस्क मी अबाउट हाउ यू स्टार्टेड योर एक्टिंग जर्नी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक्टिंग मेरे दिल के करीब है ऑब्वियसली, और वो बन गया है। सो 2012 में जब मैंने मॉडलिंग की शुरुआत की थी, 5 to 6 years, मोस्टली 6 to 7 years मैंने मॉडलिंग का जर्नी मैंने जिया। उसके बाद 2018 में मैं एक्चुअली कैमरा जो फेस करने का कॉन्फिडेंस था वो ऑलरेडी आ चुका था बिकॉज ऑफ मॉडलिंग थिंग। करेक्ट। और आज कई ऐसे चुनिंदा या बहुत टैलेंटेड एक्टर्स का एग्जाम्पल भी है जिन्होंने शुरुआत मॉडलिंग से की, उसके बाद वो आज उम्दा एक्टर्स है। तो मेरा जर्नी 2018 में जैसे एक्टिंग का बात हो रहा है, तो I got a opportunity to work in मराठी फिल्म इन गैटमैट। हाँ, उसका नाम गैटमैट था। अवधूत गुप्ते सर ने एक्चुअली वो प्रेजेंट की थी और उसमें बहुत अच्छे एक्टर्स थे। तो वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम फॉर ऑडिशन एक्चुअली। सो मेरा एक्चुअली स्टैंड ऐसा था, नहीं मेरे एक्टिंग की मतलब मेरे बस की नहीं एक्टिंग, मैं नहीं करूँगी। तो when I was in modeling that time I used to get the acting offers on the Facebook. Correct. That's how I started. Facebook पे मुझे बहुत मैसेजेस आते थे, फिर मैं इग्नोर करती थी, हाँ कि एक्टिंग नहीं आएगा मुझे करके। बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिग्रेट होता है उस चीज़ का, बिकॉज उस टाइम पे अगर After all, it's an opportunity. एग्जैक्टली तो वो एनीवेज फिर वो उसके बाद फिर मुझे गैटमैट का ऑडिशन का कॉल आया।
तो ऑडिशन मैंने दिया ऑफिस में जाके, और एज आई सेड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द कैमरा, बट आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट एक्टिंग। एग्जैक्टली। सो जब तुम स्टार्टिंग में जब तुम कैमरे के सामने आते हो, वो एक नर्वसनेस रहती है, वो एक जो होता है, वो जो डर होता है एक्टिंग के बारे में स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट, वो रहता है। बट वो कैसे निकलता है, वो बाय द टाइम एक्सपीरियंस के वाइज निकलता है, वो एकदम से नहीं निकलेगा। शुरुआत में थोड़ा बहुत वो रहता है, उसके बाद फिर मुझे पता नहीं कहाँ से मेरे में माता आ गई, मैंने ऑडिशन दे दिया, और ऑडिशन देने के बाद फॉर्चुनेटली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द सेकंड राउंड, एंड देन आई टोल्ड माय मम्मा दैट आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द मराठी फिल्म। ऑब्वियसली वी वर ऑन द सेवेंथ स्काई, एंड देन माय मम्मा रिकॉर्डेड माय सेकंड ऑडिशन राउंड ऑफ द ऑडिशन, या at my place. And she said, do it, हाँ भेज दो, करते। I was not confident that time, of course, for the acting. And then she recorded my audition, and then I sent it to the director, sir. He says she's perfectly fine for the character which I'm looking for. Correct. So my character was very glamorous and the young college girl of the, like young girl of the college, and that's how I got this opportunity. And then तब से मैंने शुरुआत कर ली एक्टिंग की कि हाँ मुझे अभी यही करना है। करेक्ट। क्लियर हो गई, मैं माइंड में क्लियर हो गई। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं, गेट मैट फिल्म तो हो गई, राइट, स्टार्टिंग तो हो चुका, करेक्ट। अब इसमें आगे जाना है जी। सो नॉर्मली क्या होता है ना, एक चीज करने के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल और बढ़ जाता है। एब्सोल्युटली। सो जैसे ही हमने देखा कि आपने मराठी इंडस्ट्री में से शुरुआत की, फिर आपने हिंदी इंडस्ट्री में भी काम किया है, तेलुगु इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज जब आपके पास नॉक कर रही थी, तो उसमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है, ये पिक कैसे करते हो आप? ये एक्चुअली सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा है। इट इज़ ऑल अबाउट द पीपल अगेन, आई वुड से। जो लोग सरफेस के ऊपर टाइम पास करके, जो ऊपर बातें करके जो बोलते हैं, वो लोग एक्सपीरियंस के वाइज ही समझ में आता है। जैसे मैंने गेटमेट करी थी, उसके बाद मैंने एक्चुअली ये भी सोच लिया था कि मैं तेलुगु इंडस्ट्री में काम करूँगी। अच्छा। और मैंने मम्मा को बोला था, मैं सोनी मैक्स पे जैसे हिंदी डब्ड साउथ फिल्म हम देखते थे, करेक्ट, तो आई यूज्ड टू वॉच दोज फिल्म्स अ लॉट। और उस टाइम पे लोगों का मेंटालिटी ऐसा था कि South films are all about fightings and all. Exactly. But nowadays it is very strong. The content is very strong. Subject रहता है. Subject is it is tremendously awesome. Like, and I would say 80-85% of the Bollywood films are stolen from South language. I mean the story and everything. And I won't, yeah, like I won't hesitate to say this, of course, because it's a reality somehow. सो जैसे लोग मुझे अप्रोच करते गए कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो वो स्मार्टनेस मेरे में पहले से ही था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं ये मैं पहले जान लूँ, पूरी जानकारी लूँ कि ये सच में है या नहीं है। मीटिंग को जाना, पहले ऑडिशन देना, और उसके बाद फिर डिसाइड करना कि सच में ये है नहीं है। और फिर मैं डिसअपॉइंट नहीं होती थी अगर मैंने वो रियलिटी एक्सेप्ट कर ली थी कि ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही है, फेक लोग तो भरे पड़े हैं इंडस्ट्री में, उसकी कमी तो है नहीं। तो उसकी वजह से वो रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है और ज़रूरी होता है, और दैट्स हाउ यू जस्ट फिल्टर पीपल अबाउट इट। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो है सिनेमा में काम करती है जी। मराठी में देखते हैं हम लोग, अलग फ्लेवर आता है, कंटेंट अलग है हमारा, ट्रेडिशन वाइज हम लोग देखते हैं मराठी सिनेमा को। हिंदी में अलग ट्रेडिशंस आते हैं, तेलुगु में अलग है, तो लेकिन है तो लैंग्वेज। जब आप स्क्रीन पे भी वो परफॉर्म करते हो, तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से कभी ऐसा हुआ है कि हाथ से काम जा रहा है, तो फिर आपने सेल्फ अपग्रेडेशन किस तरीके से किया? क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में काम करना इतना आसान भी नहीं है। एब्सोल्युटली। हाँ, लैंग्वेज बैरियर की वजह से मेरा रिजेक्शन हुआ है, जैसे तेलुगु में, एज इट इज़ नॉट आवर मदर टंग, तो ऑफकोर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड टॉक ऑल्सो। करेक्ट। बट मुझे वो कहीं ना कहीं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना था, और उस चैलेंज को मैंने टैकल किया। और फिर मुझे कई लोग ऐसे पूछते कि आपने
तेलुगु सीखा है क्या? हाँ एग्जैक्टली, तेलुगु सीखा है क्या, कैसे आती है आपको, कैसे करते हो आप मैनेज, तो उसका एक छोटा सा चंक मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली तेलुगु का एज आई मेंशन की देखती थी, और फिर मैं मम्मा को मैंने बोला कि एक दिन मैं साउथ इंडस्ट्री में काम करूँगी, देखिए फिल्म कर रहे हैं ना, मैं काम करूँगी। एंड समहाउ इट गॉट मैनिफेस्टेड। और फिर वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइनर फ्रॉम हैदराबाद, और उसने मुझे कॉल किया फॉर द ऑडिशन ऑफ फिल्म। एंड उसका स्टोरी और उसका स्ट्रगल बहुत अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे कि लैंग्वेज को कैसे, हाँ लैंग्वेज को कैसे ये किया। तो उस फिल्म के दौरान एक्चुअली जो डायरेक्टर सर के असिस्टेंट डायरेक्टर सर थे, ही यूज्ड टू कॉल मी एवरी डे। ओके। तो 20 से 25 दिन वो मुझे डेली कॉल करते थे। डेली मैं उनसे सीखती थी, मैं एक्चुअली पूरा लिखती थी स्क्रिप्ट वाइज, इसका मीनिंग क्योंकि अगर मैं मगअप करूंगी ऐसे ही बोल दूंगी हो गया, मेरे को लोग बोलेंगे कौन है ये। करेक्ट। तो वो मुझे नहीं करना था, मुझे ऐसे दिखाना था कि मैं साउथ से हूँ, मैं तेलुगु लड़की हूँ। आफ्टर ऑल आप जब बात भी करते हो तो वो इमोशंस लाने के लिए आपको उसका मीनिंग भी पता होना एग्जैक्टली, यू शुड नो दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट यू सेड, दैट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, देन ओनली यू कैन क्रिएट द इमोशन एंड it goes to the audience. Correct. And then they can relate and connect with you. So yeah, he used to call me and then I used to write it down, the every meaning of it. और फिर rejection मुझे बाद में ऐसा आने लगा. I got little confident after that. Oh yeah, I know this language now. मैं कर सकती हूँ all that. बट वो जो गुब्बारा था थोड़ा सा वो फूट गया, और फिर मेरा रिजेक्शन ऐसे चालू हो गया कि नहीं, शी इज़ नॉट अ तेलुगु गर्ल, इसको कंप्लीट तेलुगु नहीं आती है। कहीं ना कहीं मेरा वो रिजेक्शन आते गए। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट। नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के वक्त कई बार लाइफ में हम लोग बोलते हैं मेंटली नहीं फिजिकली चैलेंजेस भी आते हैं। एब्सोल्युटली। खुद को फिट रखना, हर एक जगह पे इतना ट्रैवल करना, राइट। तो ये सारे चीज़ों को मैनेज करते वक्त आप वर्क शेड्यूल को किस तरीके से मैनेज करते हो? So basically it is all about the shift work which you are getting from the film and ad shoot, whatever the project you are assigning. So उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, तो वो टाइमिंग के हिसाब से अगर आपको करना है तो वो हो जाता है। मतलब मैंने वो टाइमिंग के हिसाब से एक्चुअली सीखा है। तो मैं इतना ही इसमें बोलना चाहूँगी कि ये आपके हाथ में रहता है कि आप, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। अगर आपको सच में उसमें जाना है, सच में करना है, आप भूख, प्यास, नींद ये सब छोड़ के आप खुद ही करोगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब छोड़ के आपने कब काम कंप्लीट कर दिया है आपका। हमने अभी ऑनलाइन भी देखा था आपके बारे में, तो हमने देखा कि कई सारे कैरेक्टर्स, रोल्स जो है आपने प्ले किए आज तक। आपके इमोशनली कनेक्टेड या फिर आप के दिल के करीब ऐसा कौन सा रोल है जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो? So there are two projects which I get connected emotionally, which is Telugu film again. The name of the film is Nindu Chandamama. So she is actress in that, and what we are talking today is all about industry, how to tackle Correct. with people and how did you start and everything. So it is all about that. The film is all about that. So उसको जो चैलेंजेस आए अपने लाइफ में, और उस प्रोड्यूसर ने एक्चुअली उसको बहुत छेड़ा था। अच्छा। उसकी अफवाहें फैलाई थी कि हमारा अफेयर चालू है, फिर उसने कैसे उसमें से वो बाहर निकालने की उसने कोशिश की। तो इट इज़ ऑल अबाउट हर जर्नी एंड इट वाज कनेक्टेड टू माय पर्सनल जर्नी एज वेल, बीइंग इन इंडस्ट्री एंड बीइंग एन एक्ट्रेस। सो शी वाज एक्ट्रेस इन दैट फिल्म, आई एम एक्ट्रेस, सो इट गॉट more of it got connected for me. Right. And another project was named Emerald Green. Again, it is a Hindi film. She was an actress. एक छोटे से गांव की लड़की रहती है जो शहर में आती है, मुंबई में आके स्ट्रगल करती है। फिर वो उसको लोग मिलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ वाला उसको पता नहीं रहता है, फिर वो एक लड़के के प्यार में फंस जाती है। सो इसमें कनेक्शन इतना ही था कि जो स्ट्रगल है वो मुझे वो लड़की का जो
कनेक्ट हुआ, दैट डजंट मीन कि उसकी लाइफ मेरी लाइफ रही है, एब्सोल्युटली नॉट, फॉर्चुनेटली बाय गॉड ग्रेस नहीं, लेकिन इट इज़ ऑल अबाउट यू नो, तो वो स्ट्रगल मैंने महसूस किया और वो कनेक्ट हो गया मुझे। सिलेक्टिंग अ वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे Right. कि हम लोग बात करते हैं, सामने से रिजेक्शन आना ये एक अलग बात है, और अपने कुछ उसूल होते हैं, इसकी वजह से किसी कैरेक्टर या किसी रोल को रिजेक्ट करना ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। करेक्ट। सो ऐसे कौन से रोल है क्या जो आपको ऑफर हुए थे और आपने रिजेक्ट कर दिए, नहीं ये मुझे नहीं करना है? बहुत बार हुआ है एक्चुअली। कैसा है कि आजकल जो कंटेंट चल रहा है वो बहुत बोल्ड इसमें जा रहा है, राइट। और थोड़ा सा नॉट थोड़ा सा मोस्ट ऑफ द न्यूडिटी के तरफ फोकस किया जाता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़्यादातर रहता नहीं है। तो मैंने मोस्ट ऑफ द ऐसे जो है वो रिजेक्ट किए हैं बिकॉज ऑफ माई एथिक्स ऑफ कोर्स। और ऐसे भी लोग मुझे बहुत सारे मिले हैं कि जो मुझे बोलते हैं कि अरे आप तो बोल्ड फोटो शूट करते हो, देन व्हाई कांट यू वर्क इन बोल्ड यू नो प्रोजेक्ट्स, फिल्म्स, वेब सीरीज। या फिल्म्स एंड वेब सीरीज। तो मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन फोटोशूट एंड बीइंग प्रेजेंट योरसेल्फ एज यू नो एक्टर। करेक्ट। सो अगर मैं एज एन एक्टर काम कर रही हूँ तो फिर मॉडलिंग में और एक्टर जो एक्टर है एक्टिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मैं अगर ये सब करने लगूंगी तो मेरा जो कैटेगरी है वो फिर उसी डायरेक्शन में जाएगा। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैं खुद को बचा के रखती हूँ, और फिर मैं मेरे एथिक्स के खिलाफ ना जाते हुए मैं से ये न्यूडिटी जो होती है, बहुत सारे बोल्ड्स, एक्सट्रीम बोल्डनेस जो होता है वो मैं नहीं करती हूँ। करेक्ट। या नॉर्मली हम लोग जब देख रहे थे तो हम लोगों ने एक चीज़ की तरफ ध्यान दिया कि मॉडलिंग के साथ साथ, एक्टिंग के साथ साथ आप योगा इंस्ट्रक्टर भी रह चुकी है। करेक्ट। सो योगा का आपके लाइफ में क्या जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्या पोजीशन है, प्लस एज अ योगा इंस्ट्रक्टर आप जब इंस्ट्रक्ट करते हो तो आप किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो? ज़्यादातर मेरा मेडिटेशन के ऊपर फोकस रहता है, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भरी पड़ी ज़िंदगी सबकी रहती है। करेक्ट। बोलो ना बोलो स्ट्रेस तो सबको रहता है, और आजकल यंगस्टर्स भी इतना स्ट्रेस लेने लगे हैं कि उनको हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारी होने लगी है। तो ऑब्वियसली मेडिटेशन पे मेरा ज़्यादातर फोकस रहा है, एंड व्हेनेवर आई यू नो गेट सेशन एंड टेक सेशन फॉर द मेडिटेशन, ऑब्वियसली लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने कंटिन्यूटी में इसको प्रैक्टिस में उतारा है, और मुझे लोगों ने आके बोला है कि आपके जो मेडिटेशन का जो प्रैक्टिस था उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा। तो बेसिकली या फॉर द कामनेस ऑफ माइंड मेडिटेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमको मेडिटेशन आता नहीं है, बट देर आर लाइक मैनी डिफरेंट वेज टू मेडिटेट, not only to sit and you know eyes closed and ho gaya meditation. It's not that. There is a lot of categories in that. Even if I say, you know, if you paint something, if you draw something, that is also meditation according to me, because you're focused somewhere and you're doing something सब भूल के, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आपको वैसे नहीं हो रहा है, बैठ के ऐसा नहीं हो रहा है, तो एज ए योगा इंस्ट्रक्टर आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट फोकस ऑन समथिंग एंड डू दैट। रीड बुक्स, दैट इज ऑल्सो बिग मेडिटेशन। ड्राइंग करो, जो कुछ भी आर्ट के रिलेटेड अगर तुम फोकस कर रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो बिग मेडिटेशन। पीपल डोंट नो अबाउट इट। नॉर्मली इंडस्ट्री में हम लोग कई सारी चीज़ों के मिसकंसेप्शंस देखते हैं कि फिल्म के रिलेटेड हो गया, एक्टर के रिलेटेड हो गया, एक्ट्रेस के रिलेटेड हो गया। सो आजकल ऐसे कौन से मिसकंसेप्शंस है जो कि एक्ट्रेस को फेस करने पड़ते हैं? एक्ट्रेस को फेस करने पड़ते हैं मिसकंसेप्शन एक्चुअली लोगों में ये है ज़्यादा कर कि अगर आप गुड लुकिंग है तो आपको काम मिल गया। अच्छा। हाँ, मतलब आप अच्छे दिख रहे हो, आपने अच्छी पर्सनालिटी बना ली है, आपको बाय गॉड ग्रेस अच्छा फेस मिल गया है, तो आपको आप इंडस्ट्री में इजीली काम कर सकते हो। दैट इज़ अ बिग मिसकंसेप्शन आई वुड से। और एक्टर्स को ये भी मिसकंसेप्शन काफ़ी टाइम रहता है कि
it's very easy to get work. It's very like flow वाला काम ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे ही हो जाता है कि हाँ मैं अच्छी दिख रही हूँ, मुझे तो 100 लोगों ने बोला कि मैं अच्छी दिखती हूँ या दिखता हूँ, why don't you try modeling and acting? It's not about that. It's a different ball game altogether, and that's a misconception of having a good looks. It's more than that. It's deep. आजकल हमारे पास कई सारे सवाल ऐसे आते हैं, खास करके जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से, कि हर एक इंडस्ट्री में अभी पॉलिटिक्स चलता है। Correct. फेवरेटिज्म हो गया या फिर ग्रुपिज्म हो गया। Right. तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि अगर ग्रुपिज्म है, अगर पॉलिटिक्स है, तो उस चीज़ को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं? ओके, सो बेसिकली क्या है, ये डेफिनेटली है, पॉलिटिक्स है, ग्रुपिज्म है, कॉम्प्रोमाइज़ वाली जिससे मैंने बात बोली थी। एक्चुअली क्या इंडस्ट्री का बोलबाला इतना हो गया कि ये खुलेआम होता है सारी चीज़ें, तो लोगों को ऐसा लगता है कि सब इसमें है, पॉलिटिक्स और ये सारी जो ग्रुपिज्म है, लॉबी बनाना है, ये इट इज़ एवरीवेयर, बट इंडस्ट्री का जो बोलबाला है वो ज़्यादा बनाया गया है। तो अगर आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स है, आपको यहाँ पे लॉबी बनाई जा रही है, तो आप घुसो ही मत उसमें, जाओ मत। नहीं तो रादर एक स्मार्टनेस है, क्या फेवरेट बन जाओ फिर लोगों के। Correct. आप काम ही ऐसे करो, क्या फेवरेट, अल्टीमेटली आपको ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम ही बोलता है। काम बोलने के बाद अगर आप वैसा ऑरा कैरी करते हो, वैसा प्रेजेंट करते हो खुद को, तो लोगों को अट्रैक्शन होना है और वैसे ही लोग आपको काम देते हैं। नॉट दैट इजी, बट अगेन इट्स हाउ यू टैकल इट। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि सोशल मीडिया का काफ़ी अच्छे से आपने इस्तेमाल किया नेटवर्किंग करने के लिए। करेक्ट। सो आज के टाइमिंग में अगर हम लोग ये बारे में बात करें कि एक एक्टर को या फिर एक एक्ट्रेस को अपना नेटवर्किंग किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि एक काम से हमें दूसरा काम आता है, राइट। सिमिलरली एक कांटेक्ट से हमें दूसरा कांटेक्ट मिलता है। एब्सोल्युटली। सो उसके बारे में, नेटवर्किंग के बारे में आप क्या टिप्स दोगे जो नए आ रहे हैं उनके लिए? नेटवर्किंग के बारे में ऐसे टिप रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करो, वेदर इट्स यू हैव अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म नाउ। पहले तो प्लेटफॉर्म भी नहीं थे, पहले आपको कैसे खुद को मार्केट में प्रेजेंट कैसे करना है, आपका प्रोफाइल कैसे स्प्रेड करना है, ये बहुत चैलेंजिंग का काम था। बट जैसे ये इंस्टाग्राम आया है, जैसे बहुत सारे अभी सोशल प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट बहुत सारे हैं, मतलब नाम लिया उतना कम है, व्हाट्सएप पे भी। तो उस पर एक्टिव रहना कैसा है ये आपको सीखना चाहिए। और एक्टिव रहने का सिर्फ मतलब ये नहीं कि अगर आप बाहर जा रहे हो, कुछ खाना खा रहे हो, आपने डाल दिया, दैट इज नॉट एक्टिवनेस। अबाउट वर्क, इफ यू आर डूइंग इट, यू कैन पुट इट, एंड इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी। बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे जो आर्टिस्ट रहता है, उनका मेंटालिटी ऐसा रहता है, यार मैं तो काम कर रहा हूँ ना मार्केट में, या कर रही हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है इतनी एक्टिव रहने की। तो इट्स नॉट दैट, हाउ it's all about the marketing of yourself. If you don't market yourself, then you don't get work. It's all about marketing. So yeah, I would suggest be active and be consistent in doing the things and present yourself in a way that yes, I am working, because you are working. So there's nothing wrong to present it. नॉर्मली हम लोग जब रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो कई सारे सवाल हमारे पास ऐसे आते हैं व्यूअर्स की तरफ से कि आप ये सवाल आने वाले गेस्ट को एक बार पूछिए। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे पॉजिटिव साइड्स होती है, जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। कोई एक ऐसा इंसिडेंस है जिसने आपको पूरी तरीके से हिला के रख दिया हो, यू विल गेट शॉक कि अरे ऐसा भी हो सकता है, इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है या फिर डिप्रेशन का सामना करना पड़ा है। अच्छा। तो वैसे सिचुएशन के बारे में आप क्या बता सकते हो? क्या कई बार ऐसे सिचुएशन आए आपके साथ? ऐसे आए हैं एक्चुअली, जैसे कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स आपको बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं कि आपका कैरेक्टर का जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो गया है, आपकी जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है, आप ये फिल्म में काम कर रहे हो, साइनिंग तक हो जाती है, पूरा जो अग्रीमेंट साइनिंग है, आप एडवांस भी ले लेते हो,
उसके बाद आपको ये पता चलना कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कॉम्प्रोमाइज वाला प्रोजेक्ट है. अरे बाप रे. So that is very challenging for न्यूकमर्स या फिर एक्टर एक्ट्रेस एक्ट्रेस को लेके कि ये इसके आगे नहीं बढ़ सकते. तो कई सारे ये इट्स अ बिग ट्रैप बेसिकली कि उसको सपना दिखाया जाता है, उसको बहुत सारे एक सिल्वर जो दुनिया होती है वो दिखाई जाती है, और उसके बाद ये जो चीज़ है ना ये दिखाई जाती है कि देयर इज दिस थिंग, देन ओनली यू विल गेट दिस. तो ये काफ़ी टाइम मेरे साथ हुआ है, तो मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में से बैकआउट किया है इस चीज़ को लेके. बट दैट इज़ वेरी, यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग फॉर दैट टू एक्सेप्ट इट एंड लेट इट गो. जैसे एक्टिंग हो गया या फिर मॉडलिंग हो गया या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप एक योगा इंस्ट्रक्टर करके भी काम कर रहे थे या फिर करते हो अभी भी. वैसे ही आपका एक साइड है जिसके बारे में हमें पता चला है, जो कि एंकरिंग करना, जो कि काफ़ी आपको पसंद है. तो आप उसके बारे में क्या बता सकते हो कि एक एंकर को या फिर एक एक्टर को या फिर एक मॉडल को किस तरीके से ऑरा कैरी करके साथ में चलना चाहिए जिससे कि उसको आगे लाइफ जर्नी में काफ़ी हेल्प हो. So basically, anchor is all about presenting communication, presenting yourself and presenting the people around you. Correct. पूरा जो market है वो कैसे grab करके आपको present करना है. It's all about the presentation game. So मेरा जो anchoring का जो journey रहा था, मैंने थोड़े बहुत corporate shows जो events जो रहते हैं वो anchoring किया था. वो कम्युनिकेशन, बीइंग एन एक्ट्रेस एंड बीइंग अ मॉडल, कम्युनिकेशन पहले से ही अच्छा रहने के कारण वर्सेटाइल रहना मुझे बहुत पसंद है. तो मैं सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करती हूँ. मतलब एक एंकरिंग वाला हो गया, फिर मॉडलिंग सिखाना हो गया, योगा हो गया, मॉडलिंग करना हो गया और एक्टिंग हो गया. तो ये सारी चीज़ें मुझे वर्सेटैलिटी में लेके जाती है, तो मुझे वो एज एन आर्टिस्ट मुझे वो डिफरेंट सेटिस्फैक्शन देता है, तो मैं करती हूँ वो चीज़. थोड़ी देर पहले बात करते करते आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन. उसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि हर एक एक्टर का एक ड्रीम रोल होता है, राइट. तो ऐसा कोई आपका ड्रीम रोल है क्या जिसके बारे में आप मैनिफेस्ट करते हो कि ये रोल मेरा होना चाहिए? ऐसे तो बहुत सारे हैं. थोड़ा सा इसमें लगेगा कि ये कॉमन है, बट इट इज़ थोड़ा सा ये है कि मुझे गीत का कैरेक्टर करना है. जब वी मेट में गीत ने किया था वो कैरेक्टर मुझे करना है, बिकॉज शी इज़ वेरी बबली एंड वेरी एक्सप्रेसिव गर्ल, एंड आई एम पर्सनली लाइक दिस. वेरी बबली, वेरी एक्सप्रेसिव. तो वो कैरेक्टर मुझे करना अच्छा लगेगा. वैसे जैसे कि अभी आपने एक कैरेक्टर के बारे में बात किया, जो कि कैरेक्टर हर एक को पता है. मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही रहेगा कि सपोज कोई एक कैरेक्टर है जो कि आपके पास आया है जी, बट समहाउ उसका बजट इतना नहीं है जी, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए? वो रोल ले लेना चाहिए या फिर बजट की वजह से छोड़ देना चाहिए? आई थिंक पर्सनली वॉट आई वुड से कि वो ले लेना चाहिए, बिकॉज when it comes to acting, if you want to really act in front of the camera and if you really want to entertain people, that is your motto. पैसा आते जाते रहता है, तो दैट इज़ योर मोटो, तो आपको वो कैरेक्टर कर लेना चाहिए. बिकॉज अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना एंड अपॉर्चुनिस्ट बनना इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. दैट डजंट मीन आई एम सेइंग कि आपने कुछ भी कर लेना चाहिए. ऑब्वियसली उसकी डेप्थ देखो, कैरेक्टर कैसा है वो देखो. अगर सच में बहुत अच्छा है, बहुत लोगों तक पहुंचने वाला है, पैसा आज है कल नहीं है, वो तो आपको दूसरे काम से भी आ जाएगा. तो आप अभी ये काम में, एक ही काम में आप पैसा एक्सपेक्ट करते बैठोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्री में जी. हमने कई सारे एक्टर से सुना भी है उस बारे में. एक तो इंडस्ट्री में नाम होना, दूसरा फेम होना और तीसरा पैसा होना. सो ये जो नेम, फेम एंड मनी का गेम है, राइट, इस चीज़ के बारे में आप क्या बता सकते हो? नेम, फेम और जो मनी का जो गेम है, अगर आप
सिर्फ उसके पीछे भागोगे तो वो आपको मिलेगा नहीं। ऐसे कहावत है ना, जिस चीज़ के पीछे आप भागते हो उतनी दूर चली जाती है। वो सिर्फ कहने के लिए नहीं करते हैं, वो एक्चुअली वो चीज़ होती है। व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लाइफ ऑल्सो एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। सो प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप सिर्फ, जैसे मैंने एक अभी पहले सवाल का जवाब दिया था, अगर आप सिर्फ पैसा, डेफिनेटली पैसा किसको नहीं कमाना है, सबको कमाना है, लेकिन वही अगर दिमाग में रखोगे ना आप, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि आपका इंडिविजुअली ग्रोथ नहीं हो सकता है। अगर आप काम कर रहे हो, शिद्दत से काम कर रहे हो, दिल से काम कर रहे हो, और दिल से अपना जो स्क्रिप्ट है वो कैरेक्टर निभा रहे हो, तो देखने वाले लोग अपने आप देखते हैं और वो उसको ग्रैब करके फिर ये अपने आप, ये जो चीज़ें ये अपने आप ही पीछे आ जाती है। मनी हो, फेम हो, ये सारी चीज़ें आ ही जाती है। पहले अपने काम के ऊपर इतना फोकस करो कि हमारा काम मार्केट में कैसा दिखेगा, क्या दिखेगा, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट कैटेगरी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी आने वाले समय की अगर हम लोग बात करें तो हमने अभी तक आपको मराठी इंडस्ट्री में देखा है, हिंदी में देखा है, तेलुगु में देखा है, और कौन से लैंग्वेज की इंडस्ट्री में हम लोग आपको देख सकते हैं? मुझे एक्चुअली पंजाबी में काम करने का बहुत मन है पहले से ही, और बाय लुक्स बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप पंजाबी दिखते हो, जो मैं हूँ नहीं, बट डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क इन पंजाबी इंडस्ट्री, क्योंकि मुझे वो बबलीनेस और वो जो प्रेजेंटेशन उनका जो रहता है, फिल्म से रहती है, वो काफ़ी पसंद है। तो यस, पंजाबी में ट्राई करना चाहूँगी एक बार। बहुत सारे सवाल आते हैं कि जैसे कि वर्क शेड्यूल काफ़ी टाइट रहता है, कॉल टाइम्स आते हैं, फिर उस हिसाब से हमें ट्रैवल करके वहाँ पे जाना पड़ता है। इन सारी चीज़ों में अगर आपको आपका पीस ऑफ माइंड ठीक रखना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस इज़ द की इन एवरीथिंग। अगर आप पेशेंस ही नहीं रखोगे और अगर आप टैंट्रम्स पहले से ही करना स्टार्ट कर दोगे, यार इतना टाइम हो गया, बहुत सारे लोग होते हैं जो कंप्लेनिंग में चले जाते हैं। अगर आप काम का प्रोसेस को अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो आप कंप्लेनिंग के नेगेटिव साइड में चले जाओगे। और आप नेगेटिव साइड में चले गए तो आप आपको खुद को हार्म करोगे। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, पेशेंस कैसे रखना ज़रूरी है। बहुत सारे फिल्मों में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है ना कि शुरुआत में व्हाट आई वुड सजेस्ट टू द न्यू एक्टर्स, न्यू कमर्स, बहुत बार ऐसे होता है ना कि उनको प्रेशर दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन, बिकॉज दे आर बीइंग फ्रेशर एंड दे आर नॉट एक्सपीरियंस। तो लोगों के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, लोगों का जो अप्रोच है वो चेंज हो जाता है। उसको अगर आप इग्नोर करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो तो वो आपके काम के एनर्जी के ऊपर फोकस करेगा और वो निगेटिव में चला जाएगा। तो बहुत सारा, और एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे मोस्टली फिल्म्स में ना एडीज होते हैं, राइट, वो बहुत प्रेशर देते हैं काम का, क्योंकि उनको वो अपना काम करते रहते हैं, ऊपर से प्रेशर रहता है, उनको भी ऊपर से प्रेशर रहता है, वो अपना काम करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन अगर मैं उनको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड भी नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस एंड हैविंग अ बैलेंस। अगर मैंने बहुत सीरियस ले लिया तो मैं जो मेकअप कर रही हूँ, मेरा जो कॉस्ट्यूम है, मेरा जो लुक है, मेरा परफॉर्मेंस है, मेरे डायलॉग्स है, कचरा हो जाएगा। करेक्ट। बट अगर मैंने ध्यान भी नहीं दिया तो फिर ग्रांटेड ले रही है चीज़ें, ऐसा हो जाएगा। तो ये नहीं करना चाहिए। हैविंग पेशेंस इज मोस्ट ऑफ द की ऑफ वर्किंग इन इंडस्ट्री। एंड फिर आपको फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना देर तक काम कर रहे हो। दैट पेशेंस एंड दैट पैशन शुड बी देयर, एंड देन यू enjoy the process and then you do it. ग्लैमर इंडस्ट्री की जैसे हम बात करते हैं तो दो चीज़ें वहाँ पे और भी देखी जाती है कि एक तो सक्सेस जो है उसको कौन से रेशो में देखे, कि कौन सा रेशो यानी कि ये सक्सेस के अंडर आता है, और दूसरी चीज़ होती है कि मुझे काम तो बहुत सारा आ रहा है बट फिर भी एक लोनलीनेस अंदर से फील होता है। ओके। तो ये चीज़ के लिए आर्टिस्ट लोगों ने किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करके रखना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम्स उनको फेस ना हो? Loneliness, it's all about mentality, where what you think here is what you become, जो हम लोग बोलते हैं हमेशा से। तो लोनलीनेस को टैकल करने के लिए आप
जैसे आप काम कर रहे हो, तो अब आपके काम को आप पार्टनर बना लो। करेक्ट। आप इतना शिद्दत और आप इतना दिल से उसको अपना लो कि आपको ये नहीं होगा, मतलब आपके दिल से वो जो फीलिंग जो आ रही है, जब आप प्रोसेस एंजॉय करना लगोगे ना, जब आप अपने काम को अपना पार्टनर मानने लगोगे, ये थोड़ा सा क्लीशे लगता है सुनने में, बट वो एक्चुअली जब आप इम्प्लीमेंट करते हो ना, तब आपको ये फील नहीं होगा। मैं अभी लास्ट के 2 सवालों पे आता हूँ जो कि हमारे शो का एक मेन पार्ट है। सबसे पहला तो जो आने वाले न्यू कमर्स हैं, उनको आप एक क्या पावरफुल मैसेज देना चाहते हो? पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस छोड़ दिया है लोगों ने आजकल कि यार ये नहीं हो रहा है, कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, पेशेंस रखने चाहिए, और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। डट के रहो, आज नहीं हो रहा है, 5 साल लग रहे, 10 साल लग रहे, डजेंट मैटर, बट करो, करते रहो, इतना करो कि खुद काम भी मजबूर हो जाए कि यार अब मैं इसको सक्सेस दिलवाता हूँ और अब मैं इसको एक मुकाम तक पहुंचा के रखूंगा। ये होता है मैनिफेस्टेशन ऑल्सो, एंड इट इज अबाउट द पेशेंस ऑल्सो। सो हैविंग पेशेंस इज द की फॉर अपकमिंग एक्टर्स। अभी जैसे कि आप हमारे शो पे एज अ गेस्ट करके आते हो, तो कई सारे आर्टिस्ट हमारे शो पे एज अ गेस्ट करके आते हैं। सो जो हमारे व्यूअर्स है इनविंसिबल सोल्स के, उन व्यूअर्स को आप क्या मैसेज दोगे? उनको ऐसे ही मैसेज मैं देना चाहूँगी कि जस्ट कॉन्कर द वर्ल्ड इन प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ। एक ही लाइफ मिलती है, जियो और जीना दो, बस इतना ही है। हमारे शो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग लास्ट में लेते हैं, दैट इज रैपिड फायर राउंड। सो हम लोग बिना टाइम गलाए उसको स्टार्ट करते हैं। प्लीज दैट इज माय फेवरेट। अगर कोई एक चीज आपको सिलेक्ट करनी है, मॉडलिंग या एक्टिंग, तो आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा? एक्टिंग। नॉर्मली जब सेट्स पे आप होते हो तो क्या प्रेफर करते हो, चाय या कॉफी? कॉफी, आई एम अ कॉफी पर्सन, सो यस कॉफी। काफी सारे लोकेशंस पे आपने शूट किया है, जैसे कि मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया। विच वन इज योर फेवरेट नाउ? हैदराबाद। लाइफ में फेम इम्पोर्टेंट है या पीस? पीस। एक्टर के लाइफ में स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट है या फिर स्पॉन्टेनियस होना इम्पोर्टेंट है? स्पॉन्टेनियस होना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एनीवेज आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आपको राइटर डायरेक्टर स्क्रिप्ट देते हैं, आप उसको रट के अगर वो करोगे तो आप एक्टर कैसे? अगर कोई एक इंडस्ट्री का नाम लेना हो, मराठी, बॉलीवुड या फिर तेलुगु, तो आप किसका लोगे? तेलुगु, अनडाउटेडली तेलुगु, बिकॉज मुझे बहुत दिल के करीब है। मैं दे आर वेरी लाइक माई फेवरेट। जो फेवरेटिज्म की बात की जाती है वो मेरे फेवरेट है, तो यस तेलुगु। इन केस अगर आप मॉडलिंग में ना होती, एक्ट्रेस ना होती, तो हम पलक को क्या करके देखते हैं? एरोस्टेस। अच्छा जी, मेरे को पहले से ही उड़ान भरना बहुत अच्छा लगता है, तो एयर होस्टेस। हर एक के लाइफ का एक सिंगल मंत्र होता है, आपके लाइफ का मंत्र क्या है? जी और जीने दो। ये मंत्र। सो पलक, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए। आपने काफ़ी सारे बातें ऐसे बताई जो कि हमारे व्यूअर्स को भी हेल्पफुल रहेंगी, जो ये शो देखेंगे, जिन्होंने एज अ न्यू कमर करके अपना करियर इस डायरेक्शन में चुना है, उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगी। सो आप हमारे शो पे आए, आपने टाइम दिया, इसलिए मैं अजिंक्य भावे आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। Thank you so much for having me also. I really had fun having a session with you. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. So ये था आज का एपिसोड। आप लोगों ने देखा होगा कि इंडस्ट्री की क्या रियलिटीज़ है। इंडस्ट्री में अगर आपको टिकना है तो किस तरीके से आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई होप कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा रहेगा। ऐसे ही और नए गेस्ट के साथ हम लोग मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इनविंसिबल सोल्स को फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।